जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने मंजिल की तरफ कार्यरत होंगे। हम पढ़े थे उस दिन गुप्त वंश में पूर्व गुप्त के बारे में हम पढ़े थे। आज हम उत्तर गुप्त के बारे में जानेंगे। उत्तरवर्ती जो गुप्त थे, उत्तरवर्ती गुप्त जो थे, इसमें पहले देखेंगे इसमें कितने शासक हुए। पहला होता है पूर्वगुप्त, फिर कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, उसके बाद बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त के बाद भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त के बाद भानुगुप्त, भानुगुप्त के बाद क्या आएगा? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त नहीं, कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त तृतीय। फिर इसके बाद बताया जाता है कि विष्णुगुप्त भी होते हैं, लेकिन जो अंतिम सबसे महान शासक होता हुआ यही था, कुमारगुप्त तृतीय, अंतिम विष्णुगुप्त। अब इसमें हम बात करेंगे पूर्वगुप्त के बारे में। पूर्वगुप्त 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 यह कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था, और स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। बात करेंगे भीतरी गंवा अभिलेख से यह पता चलता है कि इसकी जो माता थी उनका नाम अनंत देवी था। किससे? भीतरी गांव अभिलेख से पता चलता है, अभिलेख से यह जानकारी मिलती है, कि इनकी माता का नाम अनंत देवी था। इनकी माता का नाम अनंत देवी था। अनंत देवी, और पत्नी का नाम इनका, और इनके पत्नी का नाम क्या था? चंद्र देवी था। चंद्र देवी। तो हम देख लिए कि इनके जो पिता थे वो कुमारगुप्त प्रथम थे, और इनका सौतेला भाई जो स्कंदगुप्त का सौतेले भाई भी ये थे। और इनकी माता का नाम भीतरी गांव अभिलेख से हमें पता चलता है कि इनकी माता का नाम अनंत देवी था और इनकी पत्नी का नाम चंद्र देवी था। पूर्वगुप्त के बाद हम बात करेंगे इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? सारनाथ स्तंभ लेख से।
सारनाथ स्तंभ लेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में जानकारी सारनाथ स्तंभ लेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? बुद्धगुप्त। इसके बाद इसका कौन होगा? बुद्धगुप्त होगा। कौन होगा? बुद्धगुप्त होगा। बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त जो था यह उत्तरवर्ती गुप्त में सबसे प्रतापी शासक था, सबसे ज्यादा महान शासक था। इसने श्री विक्रम ऐसे कोई श्री विक्रम ऐसे कुछ करके इसने उपाधि धारण किया था। हाँ, श्री विक्रम की इसने उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? श्री विक्रम की उपाधि धारण की। इसके पहले जो भी सत्ता जो बिखर गई थी, जितनी सत्ता दंडमंड हो गया था, इसने उसका केंद्रीकृत किया। इसने सत्ता का क्या किया? सत्ता का केंद्रीकृत किया। सत्ता केंद्रीकृत किया। और सबसे महान शासक था, सबसे प्रतापी शासक था यह उत्तरवर्ती गुप्त में। सबसे प्रतापी शासक था। और इसने नालंदा बौद्ध विहार को अपने आय का 50% दान दे दिया। इसने नालंदा बौद्ध विहार को अपने आय का 50% दान में दे दिया। ठीक। इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? नरसिंहगुप्त। इसी में हुणों का आक्रमण भी होगा। और इसके पहले स्कंदगुप्त के शासनकाल में भी हुणों का आक्रमण हुआ था। भीतरी गांव अभिलेख से उसमें भी पता चलता है, गाजीपुर में था। बात करेंगे नरसिंहगुप्त की। इसने 2 उपाधियां धारण की, एक बालादित्य और एक धारण कौन सा किया था? बालगुप्त। इसने 2 उपाधियां धारण की। इसके कार्यकाल में हुणों ने आक्रमण किया। बताया जाता है कि जो गुप्त वंश का पतन हुआ, जो गुप्त वंश खत्म हो गया, इसमें सबसे प्रभावी कारण जो था वह था हुणों का आक्रमण। इसके कार्यकाल में हुणों का आक्रमण हुआ। हुणों का आक्रमण हुआ। अब थोड़ा सा हम देखेंगे हुणों के बारे में। हुणों का आक्रमण। हुणों का जो प्रथम शासक था वह कौन था? तोरमाड़ था। तोरमाड़। हुणों का
प्रथम शासक तोरमाड़ था। तोरमाड़ था। अब तोरमाड़ था उड़ो का प्रथम शासक, इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है कि तोरमाड़ था धन्य विष्णु अभिलेख से। धन्य विष्णु के एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख से उड़ो का जो प्रथम शासक था वह तोरमाड़ था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके बारे में वह धन्य विष्णु के एरड़ अभिलेख से यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो तोरमाड़ के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र होता है, इसके पुत्र का नाम क्या था? तोरमाड़ की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र कौन होता है? मिहिरकुल होता है। ध्यान से छूट जाता है। मिहिरकुल। मिहिरकुल। मिहिरकुल इसका पुत्र होता है। मिहिरकुल इसके भारत के आंतरिक भाग पे आक्रमण करता है। भारत के आंतरिक भाग पे आक्रमण करता है। भारत पर आक्रमण करता है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ग्वालियर के प्रशस्ति। ग्वालियर के प्रशस्ति और वेनसांग के वर्णनों से। वर्णनों से हमें यह जानकारी मिलती है। हमें यह जानकारी मिलती है। 532 ईस्वी में मंदसौर अभिलेख के अनुसार मालवा के शासक यशोवर्धन ने मिहिरकुल को पराजित कर दिया। किसने? मालवा के शासक यशोवर्धन ने। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर 532 ईस्वी में 532 ईस्वी में मंदसौर, यह पता चलता है, यह पता चलता है कि मालवा के शासक यशोवर्धन ने, मालवा के शासक यशोवर्धन ने तोरमाड़ के पुत्र मिहिरकुल को पराजित कर दिया। मिहिरकुल को पराजित कर दिया। बताया जाता है कि इसने तो इसे पराजित किया मिहिरकुल को। फिर मगध के शासक जो थे नरसिंह गुप्त ने, उसने भी पराजित किया था। इसके बाद हम आएंगे भानुगुप्त पे। भानुगुप्त। 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 भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से यह पता चलता है कि मालवा पे आक्रमण हुआ। मालवा पर अर्थात भानुगुप्त पर आक्रमण हुआ।
आक्रमण हुआ। तो इसका सेनापति कौन था? गोपराज। इसका सेनापति, और इन्होंने युद्ध किया, फिर लास्ट में क्या होता है कि इनका सेनापति मर जाता है, गोपराज। युद्ध को विजित तो करते हैं, लेकिन इनका जो सेनापति था वह गोपराज मर जाता है। फिर उनकी पत्नी जो थी वह जौहर कर लेती है। तो हमें भानुगुप्त के एरर अभिलेख से सर्वप्रथम सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है किसका? सती प्रथा का। भानुगुप्त के एरर अभिलेख से, एरर अभिलेख से सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, जो उनका सेनापति था गोपराज, उनकी पत्नी जौहर कर लेती है ना, तो सती हो जाती है। भानुगुप्त के एरर अभिलेख से सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अब सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय ने 1929 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेटिंग। सती प्रथा 1929 में राजा राम मोहन राय ने अंत किया। लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में बात करेंगे उत्तरवर्ती गुप्त काल में भूमि के बारे में। भूमि के बारे में बात करेंगे। इसमें जो कर दिया जाता था उत्तरवर्ती काल में, उसे भाग के नाम से जाना जाता है। इसे जो कर दिया जाता है गुप्त काल में, जो कर दिया जाता है उसे भाग के नाम से जाना जाता है। भाग के नाम से जाना जाता, नाम से जाना जाता है, भाग के नाम से। यह जो कर होता है पूरे उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। 1/6 भाग लिया जाता था। सही है, 1/6 भाग लिया जाता था। तो गुप्त काल में जो कर होता था उसे भाग के नाम से जाना जाता था, और पूरे उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। अब बात करेंगे कौन कौन सा कर था। पहला था उद्रम। यह कर किसानों से लिया जाता था। नंबर 2 बेगार। यह कर शिल्पियों और व्यापारियों से लिया जाता था। अग्रहार। यह ब्राह्मणों और मंदिरों को दी जाने वाली
दान में भूमि थी। यह ब्राह्मणों और मंदिरों को दी जाने वाली भूमि थी। मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि थी। दान में दी जाने वाली भूमि थी। जो कि करमुक्त थी। यह भूमि जिसे एक बार दे दी जाती थी उस पे उसका पूरी तरह स्वामित्व हो जाता था। जिसको यह भूमि दे दी जाती थी उस पर उसका पूरा स्वामित्व हो जाता था, पूरा अधिकार हो जाता था। पूरा स्वामित्व हो जाता था। फाहियान एक ऐसा चीनी यात्री था, फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया, लगभग 399 में। हाँ, फाहियान आया। फाहियान वह पहला विदेशी यात्री था। फाहियान वह पहला विदेशी यात्री था। पहला विदेशी यात्री था जिसने चंडाल शब्द का नाम लिया। ये जो चंडाल थे इन्हें बहुत ही अछूत माना जाता था। इन्हें नगर के बाहर रखा जाता था। फाहियान के अनुसार इन्हें नगर के बाहर रखा जाता था। चंडाल जो थे वह चांडाल जो थे यह 2 भागों में बट गए। एक सछूत, एक अछूत। तो बाद में यही ओबीसी हो गए और ये जो हो गए SC ST हो गए। ठीक। जो चांडाल थे मांस मदिरा का सेवन करते थे। ये सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे? गुप्त काल में जारी हुआ सबसे ज्यादा सोने का सिक्का। वस्त्र कहाँ पाया गया? गुप्त काल में पाया गया। लेकिन वस्त्र का जो पूरी तरह निर्माण पाया गया, निर्मिकृत जो वस्त्र पाया गया वह कुषाणों में पाया गया। ठीक। जो ये सती प्रथा होती थी, जो जौहर होता था, इसमें केवल सेनापति की औरत, मतलब सेनापति के औरत लोग करते थे और जो बड़े बड़े राजा थे वो नहीं करते थे। बस आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।